हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज हमने बात करनी है कंप्लीट जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊंगी, सारी ये वीडियो बिल्कुल डेडिकेट रहेगी कैबिन क्रू बनने के ऊपर। बहुत सारे ढेरों ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बना के भी मैंने देख लिया, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी शायद लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक ऐसी चीज़ें जो कैबिन क्रू बनने से आपको रोक सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको जान लें, क्योंकि एक सपना और एक ख्वाब होना कि मैंने ये करना है, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अब कंपनीज ने इतने अगर रूल्स बनाए हैं या कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो हमें जान लेनी चाहिए। तो कैबिन क्रू बनने के लिए एक सर्टन चीज़ें एक सर्टन वे में होनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए आज मैं कहूं कि मुझे किसी एयरलाइन में कैबिन क्रू बनना है, चाहे 14 साल मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मेरी एज का ब्रैकेट उनकी ब्रैकेट से मैच नहीं करता तो ऑफ कोर्स मैं उस प्रोफेशन में नहीं जा सकती। तो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा कि किस चीज़ के ऊपर बात होनी है। आज मैं वो सारे पॉइंट्स आपको थोड़े थोड़े बताऊंगी, हाईलाइट करूंगी कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, लेकिन ये पॉइंट अगर आप में से एक भी मिसिंग है तो शायद आप कैबिन क्रू ना बन पाएं, चाहे आप कितना भी बनना चाहते हैं, या आपको कुछ चेंजेस अपने में करने पड़ेंगे कैबिन क्रू बनने के लिए। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आउटलुक के बारे में 1000 क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। सर्टन रंग होना चाहिए, सर्टन हाइट होनी चाहिए, सर्टन क्या। तो पहले रंग से शुरू कर लेते हैं। तो रंग गाइस, किसी भी दुनिया के कोने में कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं है जिसने स्पेसिफाई किया हो कि उनको गोरी लड़कियां या गोरे लड़के चाहिए। हर स्किन टोन वाले को कैबिन क्रू बनने का हक है, और कंपनीज उसके ऊपर बिल्कुल भी पिकी नहीं है। तो अगर आपका रंग सांवला है, काला है, डस्की है, सफेद है, जिस तरह का भी है, रंग डजंट मैटर। तो उस चीज को आप अपने माइंड से बिल्कुल ही वैनिश कर दो। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता एयरलाइन वालों को, चाहे कोई भी रंग हो। मुझे भी बहुत टाइम पहले किसी ने कहा था कि हमारी बेटी गोरी है, वो कैबिन क्रू इजीली बन सकती है अगर तुम जैसे बन सकते हैं। तो ये बात नहीं है। ये सारी बातों को दिमाग से निकाल दो कि मैं डार्क हूं तो मैं कैबिन क्रू नहीं बन सकती। बिल्कुल बन सकते हो। तो कलर का इस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड चीज आती है एज। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं कि मैं 31 हूँ, 32 हूँ, मैंने पहले कभी काम नहीं किया, मेरे घर में परेशानी चल रही है, मैं डिवोर्सी हो गई हूँ, तो मुझे इस प्रोफेशन में अभी आना है, तो आपकी एयरलाइन में किसी एयरलाइन में मैं अप्लाई कर लूँ। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी इलेबोरेट करेंगे। एज का क्या है रीजन, क्या नहीं रीजन है, वो सारी चीज के ऊपर हम बात करते हैं। फ्रेशर्स के लिए 18 साल जो उम्र है मिनिमम कंप्लीट चाहिए डोमेस्टिक एयरलाइंस में काम करने के लिए जो इंडिया में है। 21 साल इंटरनेशनल एयरलाइंस में कंप्लीट होने चाहिए एक कैंडिडेट के टू वर्क इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन। तो 18 साल डोमेस्टिक के लिए, 21 साल मिनिमम जो है वो है इंटरनेशनल एयरलाइंस में। और जो लोग किसी भी कस्टमर सर्विस में काम नहीं कर रहे थे पहले, किसी हॉस्पिटैलिटी जॉब में नहीं थे, या जिन्होंने पहले जॉब नहीं की है, जब उनकी एज एक सर्टन लिमिट तक पहुंच जाती है ना, और अगर वो एयरलाइन में अप्लाई करते हैं, तो कंपनीज हमेशा ये सोचती हैं कि इसने इतनी देरी क्यों कर दी, इतना समय ये बंदा क्या कर रहा था। शुरुआती दिनों में तो कंपनीज को पता होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम फ्रेशर्स हैं, तो वो हमें फ्रेशर्स की नज़र से देखते हैं। लेकिन अगर कोई आज उठ के कहे कि मैं 31 साल की हूँ तो मुझे तो कैबिन क्रू बनना है, लेकिन एयरलाइन वाले बहुत हार्ड, मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं लेंगे। उसका कारण ये है, या तो आपके पास किसी सेम फील्ड का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कहते हैं ना, घड़ा जब कच्चा होता है, मिट्टी जब कच्ची होती है, उसको किसी भी शेप में ढाल लो। अब घड़ा जब एक उम्र तक पहुंचते पहुंचते पक गया है तो हम उसको दोबारा शेप नहीं दे सकते। वैसे ही हम इंसान जब कच्ची उम्र में होते हैं, छोटे होते हैं, तो एयरलाइंस में एडजस्ट करना, चीजों को सीखना आसान रहता है। लेकिन एक एज में जब आप पहुंच चुके होते हैं तो एयरलाइंस भी, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको क्यों एंटरटेन करेंगी। तो एज एक ऐसा फैक्टर है कि वो जो आप अगर सोचा है कि मुझे करना है, लेकिन अगर आपकी एज मैच नहीं कर रही जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की, तो आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है वेट एंड हाइट। ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना है कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। अनफॉर्चुनेटली उनकी हाइट जो है वो कम है, तो वो मुझे बार बार लिख के पूछते हैं कि मैम मेरी हाइट 5'1" है, या 5 फीट है, या 4 फीट 9 है, तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ। देखिए, आंसर हम सबको पता है, लेकिन हम क्यों दूसरों से पूछते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता।
हर एयरलाइन की हाइट एंड वेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इंटरनेशनल एयरलाइन में डिफरेंट है और डोमेस्टिक में डिफरेंट है। उसका सीधा सीधा मैं आपको आंसर देती हूँ। हाइट का रीज़न क्या है? हाइट का रीज़न होता है जो फ्लाइट में सामान रखने के कक्ष होते हैं वो कितने ऊंचे होते हैं उसके हिसाब से कैबिन क्रू मेंबर्स की हाइट ली जाती है, ना कि सिर्फ मॉडल लुकिंग दिखने के चक्कर में। ये बात नहीं होती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट में मतलब उसके रिलेटेड जो काम होते हैं फ्लाइट में करने के लिए, मान लीजिए एक ऑक्सीजन की बॉटल है, अगर वो कहीं दूर पड़ी है और आप छोटे कद के हैं, आप उसको उठा नहीं पाओगे तो सीढ़ी तो आप वहां लगा नहीं सकते हो। तो इसलिए जो हेड ट्रैक होते हैं, जो सामान कक्ष होते हैं, वहां तक पहुंचना क्रू का जरूरी होता है, क्योंकि फ्लाइट शुरू होने से पहले क्रू मेंबर उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी चेक करते हैं कि किसी ने उसमें कुछ छुपाया तो नहीं है वगैरह वगैरह। तो उस चक्कर में आपकी एक सर्टेन हाइट मांगी जाती है, इसलिए आपकी अगर हाइट छोटी होती है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता। वेट की बात आती है एयरक्राफ्ट के बैलेंस को लेकर, या एयरक्राफ्ट के बैलेंस नहीं, एयरक्राफ्ट के वेट को लेकर। जितना ज्यादा हैवी वेट होगा जहाज का उतना ज्यादा फ्यूल जहाज का खर्च होता है, जो मैंने सुना है। प्लीज इस बात पे हंसिएगा मत। तो वेट वैसे भी आई थिंक स्मार्ट लुकिंग के चलते भी कहते हैं और वैसे भी एक सर्टेन वेट ही मांगा जाता है। इस चीज का आंसर मैं 100% नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हु एम आई टू कमेंट ऑन समवन्स बॉडी एंड यू नो वेदर दे आर फैट और स्किन और थिन, आई डोंट माइंड। लेकिन सच्चाई है कि इन प्रोफेशंस में यस एक हाइट और वेट थोड़ा एक प्रोपोर्शन में ही लिया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए आपकी हाइट छोटी है और आप मतलब थोड़े हैवी हो तो ये चीज से आप कैबिन क्रू जॉब में नहीं आ सकते हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे दांत। तो यस एयरलाइंस का एक रिक्वायरमेंट होता है दांतों को लेकर। आपके दांत खट्टे पीले नहीं होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े इतने नहीं होने चाहिए कि जब आप स्माइल करो तो वो अच्छी स्माइल ना दिखती हो, या कुछ लोगों के दांत बहुत ज्यादा गैप होता है। थोड़ा सा गैप एक अलग चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप जो काला कालापन नजर आता है, मतलब थोड़ा अजीब लगता है एयरलाइन वालों के पर्सपेक्टिव से, मैंने ये बात कह रही हूँ। तो वो ये चीज कहते हैं कि आपके दांत जो हैं वो ब्रेसेस नहीं लगे होने चाहिए। आई थिंक ब्रेसेस ही बोलते हैं उसको, जो स्टील की तारें लगी होती हैं या सफेद तारें लगी होती हैं, या आपके दांतों में कोई इश्यू है या कुछ भी प्रॉब्लम है, टेढ़े मेढ़े हैं, टूटे हुए हैं दांत। क्योंकि स्माइल हमारी जॉब का हिस्सा है, स्माइल हमें इनकरेज की जाती है, और जिसकी स्माइल अच्छी नहीं है उसको इस जॉब में नहीं लिया जाता। तो मान लीजिए आप में सारी खूबियां हैं लेकिन आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, या आप स्माइल ही नहीं करते हो, या आपके दांतों में कोई ऐसा इशू है जो रेक्टिफाई नहीं हो सकता, तो आप इस जॉब के लिए नहीं बने हो, जिससे कि आपका दिल टूट सकता है। दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ कैबिन क्रू। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हमारे बाल। बहुत सारे लोग इस चीज पे भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम कलर्ड बाल वालों को जॉब मिल जाती है, या बाल कैसे होने चाहिए। येस इट इज ट्रू, बहुत सारी एयरलाइंस बालों को लेके भी बहुत सारे रूल्स लेके बैठी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक गंजा लड़का बहुत सारी एयरलाइंस में सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन एक गंजी लड़की नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट है, प्लीज मुझे मत कहिएगा कुछ, ये मैं एक सच्चाई बयान कर रही हूँ। आई एम द मैसेंजर, डोंट किल द मैसेंजर। तो येस उसमें भी वो लोग कहते हैं आगे एयरलाइन वाले कि आपके बाल जो हैं वो, जैसे मैं इंडियन हूं तो मैं अफ्रीकन तरीके से बाल बना के फ्लाइट पे नहीं जा सकती। अफ्रीकन आपने देखा होगा ना, मिडिया मिडिया बनी होती हैं बाल, तो जैसे मैं इंडियन हूं तो मुझे अलाउड नहीं है। अब जैसे एक गोरी है उसके बाल सुनहरे हैं, आपको पता है एक इंडियन लड़की सुनहरे बाल करके, बिल्कुल सुनहरे बाल करके फ्लाइट पे नहीं जा सकती। तो कंपनीज ये कहती हैं कि अगर आपने क्रू बनना है तो आपके बाल, जैसे मेरे बालों का शेड ब्लैक है, तो इससे 2 शेड नीचे या 2 शेड ऊपर का ही कलर मैं कर सकती हूँ बालों को। अगर मेरे बाल बिल्कुल फ्रीक दिखते हैं, हरे नीले पीले सफेद या कुछ ऐसे, तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये रूल्स रहते हैं बालों के। और जिनको बालों से रिलेटेड कोई भी इशू है, जिनके बाल मतलब स्पॉट्स हैं बीच में, उड़ गए हैं आधे, या गंजापन आ गया है, अनफॉर्चुनेटली उनको इस प्रोफेशन में आने की इजाजत नहीं होती है। मैंने ये रूल नहीं बनाए हैं, ये एयरलाइंस के रूल हैं। और अगर आप मुझे कहेंगे कि विग पहन के, तो विग भी बहुत सारी एयरलाइंस फीमेल क्रू मेंबर्स को अलाउ नहीं करती हैं। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी जॉब में थे और कुछ आपके बालों में प्रॉब्लम आ गई है, फिर शायद वो कुछ स्पेशल परमिशन आपको बना के दे सकते हैं टू वेयर अ विग विच लुक्स नेचुरल। बट मोस्टली मैंने इंडियन सेगमेंट में ये चीज होते हुए नहीं देखी है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी और आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहती। इसके बाद बारी आती है स्किन की। तो स्किन कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। एक आधा पिंपल होना, थोड़े से ब्लैमिश होना, थोड़ी सी स्किन इम्परफेक्ट होना चल जाती है। बिल्कुल परफेक्ट स्किन किसी की भी नहीं होती, मेरी भी नहीं है। अगर आप भी मुझे मेकअप के बगैर देखोगे, आई लुक वेरी एवरेज। लेकिन मकसद क्या है, क्रू मेंबर ने ऑल द टाइम
मेकअप में ही रहना होता है। तो कंपनी का मकसद है आपको इंटरव्यू पे बुला के ये देखना होता है कि आपका चेहरा मेकअप में कैसा लगता है। इसीलिए जब मैं आपको वीडियो बना के बोलती हूँ कि आप इंटरव्यू पे जाओ प्रॉपर मेकअप करके, उसका कारण यही होता है। ब्यूटी, बहुत ब्यूटीफुल लगना ना ब्यूटीफुल लगने की बात से ज्यादा ये होता है कि जब आप एज अ कैबिन क्रू जो मेकअप पहन के काम पे पहुंचोगे, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वैसा ही आपने इंटरव्यू डे पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली जब आपके स्किन के ऊपर आप मेकअप कर लेते हो तो उसके बाद आपकी स्किन, अगर कोई ब्लेमिशेस हैं या कोई स्पॉट्स हैं, अगर वो छुप रहे हैं उससे और ज़्यादा मतलब विजिबल नहीं है तो एक्सेप्टेबल है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मतलब ऐसे दाग हैं फेस के ऊपर जो कवर नहीं हो सकते, जो छुप नहीं सकते या बहुत विजिबल हैं, या कोई ऐसी सिकनेस है स्किन की, फेस की, जो दूर नहीं हो सकती या जो बहुत एविडेंट है, तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग कैबिन क्रू। एंड ये एक हार्ड ट्रूथ है। अगर कोई मेडिकल हेल्प लेके आप अपनी स्किन ठीक करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करा सकते तो ऑफकोर्स फेस आपका फर्स्ट इंप्रेशन देता है किसी को भी। तो इस प्रोफेशन का ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्किन 100% नहीं तो लेकिन आपका चेहरा प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। इससे नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अभी। आई साइट एक ऐसा फैक्टर है जो इस प्रोफेशन में बोला जाता है कि आई साइट आपकी बहुत ज्यादा वीक नहीं होनी चाहिए। इस पे भी अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स हैं। तो जिस एयरलाइन के लिए आप जाएंगे, जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, उनके पेज के ऊपर जब जॉब खुलती है तो आप मैच कर सकते हैं। वो क्लियरली लिखते हैं उसमें सारी चीजें। जिनका आंखों का विजन बहुत ही ज्यादा वीक होता है, मतलब -4 -5, उनको इस जॉब में नहीं आने दिया जाता। क्योंकि इन केस अगर आप चश्मा लगा के भी फ्लाइट पे काम करें, आपका चश्मा टूट जाए तो आप तो बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे। और लेंसेज लगा के भी वो ज्यादा, आई डोंट नो इसका मैं क्या आंसर आपको दूं। तो जो मैंने सुना है वो आपको बता देती हूँ कि आंखें जितना हो बेहतर हो, लेकिन हाँ जिनकी आईसाइट थोड़ी सी खराब होती है फिर भी बहुत सारी एयरलाइंस आपको ले लेती हैं। लेकिन जिनको आंखों में मतलब आंखें जिनकी बचपन से ही किसी एक सर्टेन तरीके से खराब हैं, उनको अगर कोई आंखों की ऐसी प्रॉब्लम है या इशू है जो इस प्रोफेशन में मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसे हम कहते हैं जिनको सीधा बिल्कुल देखने में दिक्कत आती है, या मतलब मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना था, हिंदी में भी नहीं बोलना था, उनके आई बॉल्स जो हैं वो सेम उस पर नहीं मूव करते। मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो आप मेरी बात आई एम श्योर समझ रहे होंगे कि आंखों का इश्यू नहीं होना चाहिए। दिखने में आपकी आंखें नॉर्मल दिखनी चाहिए, हेल्दी दिखनी चाहिए, और आंखों की जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए इस जॉब के लिए। तो अगर आप इस जॉब में आना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आपको कोई आंखों का इशू है तो उसको आपको पहले फिक्स कराना पड़ेगा इस जॉब में आने से पहले। उसके बाद आती है बात हमारी लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस अगर आपको मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आती, कई इंडियंस को हिंदी नहीं आती है, और मान लीजिए कोई एयरलाइन हायर कर रही है जिसने बोला है कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाला चाहिए। अब आपको इंग्लिश आती है लेकिन आपको हिंदी नहीं आती, तो जब आप इंटरव्यू पे जाओगे ना तो वो आपसे न्यूज़पेपर या मैगजीन हिंदी में पढ़ा के देखते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि वो आपको एज अ कैबिन क्रू उन सेक्टर्स पे डालेंगे जहां पे हिंदी लैंग्वेज की जरूरत पड़ सकती है पैसेंजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि लैंग्वेज किस लिए बनी है? लैंग्वेज बनी है एक दूसरे की बात को समझने के लिए। इंग्लिश शो ऑफ के लिए नहीं बनी, या हमारी कोई भी लैंग्वेज शो ऑफ के लिए नहीं बनी है, या हमारे लोग थोड़ा लेते उस तरीके से हैं। लेकिन मकसद आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस हायर करने का ये होता है ताकि कोई भी पैसेंजर किसी भी लैंग्वेज का फ्लाइट पे हो उसकी बात को समझने के लिए एयरलाइन के पास क्रू रहे। क्योंकि इमरजेंसी टाइम में भी कभी कोई पैसेंजर की बात को समझना पड़ सकता है। तो अगर आपको हिंदी नहीं आती और अगर एयरलाइन को हिंदी वाला चाहिए तो फिर आप उस केस में आप उस एयरलाइन के लिए, पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर एंड स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग कैबिन क्रू फॉर सर्टेन एयरलाइंस। और आपको हैरानी होगी सुन के, बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो हिंदी लैंग्वेज मस्ट मांगती है, क्योंकि दे आर नॉट हायरिंग यू फॉर योर इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश के लिए तो वो बाहर से लोगों को ले सकते हैं, राइट, गोरों को ले सकते हैं, लेकिन वो आपको क्यों हायर कर रहे हैं? वो आपको आपकी लैंग्वेज की वजह से हायर करते हैं। तो अपनी लैंग्वेज की भी इज्जत करो। उसके बाद इंग्लिश की बारी आती है। हमें नेचुरली पता है इस प्रोफेशन में इंग्लिश अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर कैबिन क्रू मेंबर को इंग्लिश नहीं आएगी, पहली बात तो कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग,
जो एयरलाइन वाले देते हैं कैबिन क्रू को ट्रेन करने के लिए अपने जहाज़ों के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में, वो सारी इंग्लिश में होती है। मैनुअल सारे जो आपने पढ़ने होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश की समझ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो भी कैबिन क्रू बनने से आप चूक सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, अगर आपने कैबिन क्रू प्रोफेशन में आना है और आप चाहते हैं कि इसमें ना चूके, तो अपनी इंग्लिश पे अभी से काम करना शुरू कर दो। इसके बाद बारी आती है, हमने स्कार्स और बर्थ मार्क्स के ऊपर बात नहीं की है। तो स्कार्स और बर्थ मार्क्स क्या होते हैं, जैसे हमने अभी बात की स्किन इम्परफेक्शन तो चलो चलता है, लेकिन कोई अगर आपके बॉडी के ऐसे पार्ट के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जो बहुत डार्क है और जो छुप नहीं सकता, और जैसे लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं, लेग के ऊपर कोई मार्क है, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती एयरलाइन। तो मोस्टली मैं ये कहूँगी, अगर आपके बॉडी के किसी ऐसे पार्ट के ऊपर कोई ऐसा बर्थ मार्क है जो यूनिफॉर्म जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहाँ की यूनिफॉर्म पहुँचने के बाद पहनने के बाद अगर वो छुप जाता है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसे बॉडी पार्ट पे वो मार्क है जहाँ पे वो दिखेगा, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे यहाँ पे आर्म के ऊपर बहुत बड़ा मार्क है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी शर्ट यहाँ तक, जो कंपनी में मैं जा रही हूँ यहाँ तक शर्ट कवर हो जाएगी, ठीक है, तो तब क्या है, मेरे को कोई इशू नहीं, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है तो एयरलाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही मेरे हाथ के ऊपर है, फेस के ऊपर है, नेक के ऊपर है, या ऐसे बॉडी पार्ट पे है जहाँ पे दिखेगा, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रख लीजिएगा ये सोचने से पहले कि मैंने कैबिन क्रू बनना है। मेडिकल इशू कई बार आ जाते हैं, कई बार हमें कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज होती हैं जो एयरलाइन वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी एयरलाइंस में हेल्थ इश्यूज को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। तो एयरलाइंस आपसे पहले ही डिक्लेरेशन फॉर्म में ये लिखवा लेते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप हमें बता दो। अब बीमारी का मतलब ये नहीं कि आपको आस्मा है, अस्थमा है, फीवर होता है या बीपी है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। मतलब बीमारी का मतलब ये है कि कैंसर हो गया या कोई ऐसी मेजर बीमारी जिसका कल को आपकी जॉब के ऊपर बहुत बुरा असर आ सकता है, या ऐसा ना हो कि आप फ्लाइट पे हो तो आप बेहोश होकर गिर जाएं। तो ऐसी कोई बीमारी बस वो जानना चाहते हैं आपसे। नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं आजकल, शुगर सबको है, बीपी की प्रॉब्लम सबको है, छोटे छोटे प्रॉब्लम सबको हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन आजकल सबके हो जाते हैं, तो कोई ऐसी मेजर बात नहीं है। तो मेडिकल्स में जब आप सिलेक्ट भी हो जाते हो एयरलाइन के लिए, तो मेडिकल अगर आपका टेस्ट किया जाता है तो ये छोटी छोटी बातों को लेके घबराने की जरूरत नहीं है। मेनली उनको फिट लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि फ्लाइट में ऑक्सीजन की पहले ही थोड़ी सी कमी होती है, तो वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप उतने फिट हो कि आप प्रेशर में, फ्लाइट में, या इतनी मेहनत करते हुए कहीं ये ना हो कि आए दिन बीमार हो, सिक लीव लेके घर बैठे रहो। तो दैट्स वाई दे वांट टू हायर समवन हु इज फिट एंड फाइन। तो ये एक मेडिकल इसलिए कंपनियां कराती हैं। तो अगर आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपको कोई बीमारी या तकलीफ है, तो आप इस जॉब में नहीं आ सकते। इसके बाद मैंने लिखा है मैरिटल स्टेटस। येस, इट इज़ ट्रू, बहुत सारी एयरलाइंस मैरिड लोगों को हायर नहीं करती हैं, लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो हायर करती भी हैं। तो इस चीज़ को आप रखिए अपने माइंड में। जिस भी एयरलाइन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस एयरलाइन के पेज के ऊपर ही लिखी होगी वो बात कि वो मैरिड को ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको इसका एक सर्टेन आंसर नहीं देना चाहिए। सॉरी, मुझे नींद आनी शुरू होगी बोलते बोलते आज। तो आपने मतलब दिल नहीं हारना इस बात से, पर यस, इट कैन बी अ प्रॉब्लम। ये चीज़ भी आपको कैबिन क्रू बनने से रोक सकती है कि आप मैरिड हो। बहुत सारी एयरलाइन मैरिड स्टाफ नहीं लेते। उसका रीज़न ये होता है, एयरलाइंस को लगता है कि शायद ऐसा है कि अगर हमने इसको हायर कर लिया और रीलोकेट करना पड़ा किसी और कंट्री या किसी और जगह या किसी और स्टेट में, तो कहीं ये मना ही ना कर दे। तो कई और रीजंस भी एयरलाइन के हो सकते हैं। येस, इट इज़ ट्रू कि मैरिड होने से भी इस एयरलाइन से कभी कभी मनाही हो सकती है, या दिस कैन स्टॉप यू फ्रॉम योर ड्रीम जॉब ऑफ बिकमिंग कैबिन क्रू। दिस इज ट्रू। प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक और पॉइंट मैंने वैलिड लिखा है। बहुत सारी एयरलाइंस शुरुआती दिनों में भी फ्रेशर्स को नहीं लेती हैं, जिससे कि आपका कैबिन क्रू बनने का सपना टूट सकता है। बहुत सारी एयरलाइंस ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ एयरलाइंस हैं जो ऐसा करती भी हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी एयरलाइंस लेती हैं 12th पास प्लस, लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी भी हैं जो मिनिमम ग्रेजुएशन मांगती हैं। तो प्लीज़ ये सारे फैक्टर्स को आप अपने माइंड में अभी से
रिवाइज कर लो। मैंने अपनी तरफ से तो बाल, आंखें, स्किन, टैटूज के बारे में बात नहीं की। टैटूज के बारे में भी बात कर ही देती हूँ, नहीं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिखोगे मैम टैटू के बारे में नहीं आपने बताया, तो सॉरी, टैटू के बारे में बात कर लेते हैं। टैटू का भी वही रूल है जो मैंने आपको स्कार का बताया। टैटू अगर आपके फेस पे है, कान पे है, नेक पे है, गले पे है, हाथ पे है, पैर पे है, जहां पे भी कंपनी की यूनिफॉर्म, जिस भी एयरलाइन में आप जा रहे हो, अगर उस एयरलाइन की यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपका टैटू नजर आता है बाहर, तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, नो मैटर हाउ मच यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू। तो उस केस में आप टैटू को रिमूव करा सकते हो, टैटू की इंक जो है वो रिमूव भी की जा सकती है, तो आप उस प्रोसेस से उसको हटवा सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन गेट सिलेक्टेड। और ऑन दी अदर हैंड कुछ एक एयरलाइंस मुझे पता है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, दे एब्सोल्युटली डोंट हायर, या सॉरी गाइस, टुडे आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, इट्स क्वाइट लेट एनीवे, तो बट एक्सक्यूज मी। सो क्या कह रही थी मैं, यस, तो आपके टैटू का भी वही रूल रहता है। और कुछ एक एयरलाइंस हैं जो टैटू अगर आपने कराया हो बॉडी पे कहीं पे भी, चाहे वो यूनिफॉर्म के बाहर ना दिखे, तो भी वो आपको हायर नहीं करते हैं। सो अगर आपने इस प्रोफेशन में आना है तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, दोबारा से रिपीट करती हूँ। एज मैच करना, वेट एंड हाइट, ब्यूटी के बारे में जो बताया, टीथ के बारे में बताया, हेयर, स्किन, लैंग्वेजेस, इंग्लिश मस्ट, मेडिकल इशू, टैटू, पियर्सिंग, स्कार्स, बर्थ मार्क्स एंड मैरिटल स्टेटस एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सारे फैक्टर्स को ना अपने माइंड में पहले इवेलुएट कर लेना। ऐसा ना हो कि आप सपने बुनते रहें लेकिन इनमें से कोई चीजें आप में मैच नहीं होती और फिर आपको लगे अरे मुझे तो यही करना था, मैंने तो इसी के ऊपर ही अपनी सारी मतलब होप रखी हुई थी कि मैं यही करूंगा या करूंगी, तो मैं नहीं कर पाई, फिर आपका दिल ज्यादा टूटेगा। और यस, ऊपर वाले ने हमें एक सर्टेन तरीके से पैदा किया है। अगर आपकी हाइट कम है या कोई इशू है, आप कैबिन क्रू जॉब में नहीं आ सकते, देर आर मैनी जॉब्स इन दिस वर्ल्ड विच यू कैन डू आर बेटर देन दिस। तो दिल हारने की कोई बात नहीं है, दिल छोटा करने की बात नहीं है। सपने हम सब बुनते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हम देखते हैं, लेकिन सारे सपने पूरे नहीं होते, इस चीज को समझ लेना जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सॉरी मैंने 2 या 3 बार यौन भी कर दिया आज। तो माफी चाहती हूँ उसके लिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। अगर इससे रिलेटेड और टॉपिक्स आपने सुनने हैं कैबिन क्रू से रिलेटेड, तो मेरी वीडियो के नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है, एंड आई विल मेक श्योर आई पोस्ट सम वीडियोज फॉर यू वेरी वेरी सून। टेक केयर फॉर नाउ, आई विल टॉक टू यू वेरी सून। गुड बाय।